गांधीवादी नेता पोट्टी श्री रामलू तेलुगु भाषाई के लिए अलग राज्य की मांग करते हुए अनशन पर ही उनकी मृत्यु हो गई। तो अब जब राज्य संगठन की बात चल रही थी तो भिन्न भिन्न नेताओं ने अपने भिन्न भिन्न प्रकार के जो मत थे उन्होंने संविधान सभा में रखे और कई जो बातें चली वे उसमें बहुत लंबी बहस हुई। इसी साथ ही साथ कांग्रेस के नेता अपने फ़ायदे से पीछे हट रहे थे, इसीलिए जगह जगह असंतोष पैदा हुआ। कन्नड़ भाषाई, मलयालम भाषाई, मराठी भाषाई सभी अपने अपने राज्यों के इंतज़ार में थे। सबसे जो गहरा असंतोष मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषा ज़िले में दिखाई दिया। तो अब क्या हुआ, अभी हमने ऊपर देखा कि बहुत से राजनेताओं के अलग अलग मत से राज्य संगठन के लिए, तो इसी में सबसे अधिक जो असंतोष भरा भाषाई के आधार पर राज्य का जो संगठन करना चाहता था वे थे तेलुगु भाषा के समर्थक थे और उनमें गहरा असंतोष था। इसी क्रम में आगे 1952 में आम चुनावों में नेहरू वहां चुनाव प्रचार के लिए गए तो लोगों ने उन्हें काले झंडे दिखाए और उन्हें आंध्र चाहिए के नारे लगाए। तो इतना अधिक जो जनता थी उसमें क्रोध उमड़ रहा था और उनकी मांग तेजी हो रही थी। तेज होने के फलस्वरूप ये नारा दिया गया कि हमें आंध्र चाहिए। 1952 में भारत का पहला चुनाव हुआ था, आज़ाद भारत का। उस समय जवाहरलाल नेहरू को जो नागरिक थे तेलुगु भाषाई के समर्थक और तेलुगु राज्य से ही संबंधित थे, इस प्रकार की मांग देखने को मिली। उसी साल अक्टूबर में वयोवृद्ध गांधीवादी पोट्टी श्री रामुलु तेलुगु भाषाई के हितों की रक्षा के लिए आंध्र राज्य के संगठन की मांग करते हुए भूख हड़ताल पर बैठ गए थे। जैसे जैसे अनशन आगे बढ़ा बहुत सारे लोग श्री रामलू के समर्थक में आगे आने लग गए। जगह जगह लोग हड़ताल करने लग गए और जुलूस निकालने लग गए। रामलू यही जो अभी हमने देखा, इन्होंने अनशन आरंभ कर दिया एक आंध्र प्रदेश राज्य की मांग में। अट्ठावन दिन के अनशन के बाद उनकी मृत्यु हो गई। इतना बहुत लंबा, कम से कम 2 महीने का अनशन मान लीजिए, सिर्फ 2 दिन कम। तो इतना लंबा अनशन पे उनकी वो बैठे और उसी समय उनकी मृत्यु हो गई थी 58 दिन के अनशन के बाद। तो अब 15 सितंबर 1952 को पोट्टी श्री रामलू का देहांत हो गया। जैसे कि एक अखबार ने लिखा, श्री रामुलु के देहांत की खबर ने पूरे आंध्र को अस्त व्यस्त कर डाला। विरोध इतना व्यापक और गहरा था कि केंद्र सरकार को आखिरकार यह मांग माननी पड़ी। इस तरह 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र के रूप में एक नए राज्य का गठन हुआ जो बाद में आंध्र प्रदेश बना। आंध्र प्रदेश की स्थापना के बाद कब हुआ देखिए, 1 अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का निर्माण हुआ। आंध्र प्रदेश की स्थापना के बाद अन्य भाषाई समुदाय ने भी अपने अलग अलग राज्यों की मांग की। फलस्वरूप एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया और साथ ही साथ 1956 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। आयोग ने सुझाव दिया कि इसमें असमी, बंगाली, उड़ीसा, तमिल, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु भाषाई के लिए अलग अलग प्रांतों का गठन करने के उद्देश्य से जिलों और प्रांतों की सीमा में पुनः तय की जाए। तो अब इसकी राज्य भाषा के आधार पर इन सब राज्यों के मांग उठ रही थी। तो इसी के फलस्वरूप उसकी जो सीमा थी राज्य की,
उस पे भी मुद्दा उठाया गया और उसके प्रति कार्यवाही की गई। उद्देश्य से जिलों और प्रांतों की सीमा को पुनः तय किया जाए और साथ ही साथ उत्तर भारत के विशाल हिंदी भाषाई क्षेत्र को बांटकर कई राज्य बना दिए जाए। कुछ समय बाद 1916 में मुंबई प्रांत में मराठी और गुजराती भाषा दो अलग अलग राज्यों में बांट दिए गए। तो भाषा के आधार पर कई राज्यों का निर्माण हुआ, जैसे कि 1960 में मुंबई में मराठी और गुजराती भाषा बोलने वालों का अलग अलग बंटवारा हुआ और 1966 में क्या हुआ, आगे चलकर पंजाब का विभाजन हुआ और हरियाणा को अलग राज्य के रूप में मान्यता दी गई। पंजाब में पंजाबी भाषा और हरियाणा में हरियाणवी भाषा या हिंदी बोलने वालों की बहुतायत थी। तो अब इसी आधार पर पंजाब और हरियाणा का भी उसी को उनकी भाषा के आधार पर विभाजित करने की मांग की गई थी और साथ ही साथ उनका ये मानना था, जो राज्य पुनर्गठन आयोग था, कि उत्तर भारत को भी भाषा के आधार पर बांट दिया जाए। और जब ये देखिए, ये जो पुनर्गठन आयोग बना, ये रियासतें हैं और इसके अलावा ये जो येलो बॉक्स में दिख रहा है, ये ब्रिटिश भारत। 14 अगस्त 1947 से पहले प्रांत और रियासत, जो रियासत थी वो बहुत अधिक थी भारतीय आज़ादी के समय। उनको एक राज्य में मिलाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि रियासतें छोटी छोटी होती है। एक क्षेत्र आता है, जो भी वहाँ पे प्रशासन करने वाला राजा होता है या रानी होता है, अधिकांश राजा ही थे, और इसके अलावा कुछ मुग़ल प्रशासनिक प्रदेश भी थे। तो जो जब भारत आज़ाद हुआ तो कुछ ऐसी समस्या देखने को मिली। ये देखिए, ये जो राज्य थे, ये इनकी संख्या भी थी, ऐसा नहीं कहेंगे कि कम थी, लेकिन रियासतों की संख्या एक आज़ाद भारत में बहुत एक महत्वपूर्ण मुद्दा और उनका एक महत्वपूर्ण स्थान उभर कर सामने आता है। ये देखिए, ये जो ये सब जो दिख रहे हैं हल्के पिंक कलर में, ये सब है रियासतें। तो देखिए रियासतें कौन कौन सी थी, जैसे जम्मू कश्मीर, इसका इतिहास में बहुत अधिक अपना महत्वपूर्ण स्थान था। फिर यहाँ के जो राजा थे, किस प्रकार उन्होंने फिर शरणागति प्रदान करी अपने संसद में आकर, और इनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जा रहा था पाकिस्तान जो है उनके द्वारा, कि वो इन पे जोर दे रहा था कि वे आके पाकिस्तान में मिल जाए। जो रियासत चलाते थे वे जो राजा थे वे। इसके साथ ही साथ ये हैदराबाद, मैसूर, पूर्व भारत, पश्चिमी दक्कन, ग्वालियर, राजपूताना, अजमेर, मेवाड़, खेरापुर, गुजरात भी था उस समय, और इसके साथ ही साथ बलूचिस्तान राज्य, ये तो कुछ अलग हिस्से में पड़ गया था, ये भारत से अलग का हिस्सा है, ये पाकिस्तान के इधर का भाग दे रखा है। और इसके अलावा कुछ इधर भी थे, जैसे ये भूटान, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम। तो इस प्रकार के जो हालांकि इसे सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा जो बहुत छोटी छोटी रियासतें थी, उनके समझाने के पश्चात उन सब रियासतों को एक राज्य में मिला लिया गया। लेकिन फिर भी वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों के पश्चात कुछ ऐसे 4 रियासतें थी जो स्वतंत्र रूप से अपना
कार्य चलाए रखना चाहती थी। ना ही वो पाकिस्तान में जानी चाहती थी और ना ही वे हिंदुस्तान में मिलना चाहती थी, हिंदुस्तान के राज्यों में। और वे अपने आप को स्वतंत्र घोषित करना चाहते थे कि ना हम यहाँ के, ना हम यहाँ के। लेकिन बाद में बहुत अधिक संघर्ष हुआ और आम जनता का बहुत शोषण होने लग गया, तो राजा के प्रति आवाज़ भी उठाई गई और भिन्न प्रकार के बर्ताव, कुछ ऐसे घटनाएं घटी जिसके फलस्वरूप बाद में उन सबको भारत के राज्य में मिला लिया गया। एक नवंबर 1956 से पहले भारतीय राज्य भूतपूर्व रियासतें, ये 1956 से पहले की बात कर रही है, अर्थात भारत आज़ादी के कुछ समय पश्चात, कुछ वर्षों के पश्चात की बात है। ये जो ये देखिए, जम्मू कश्मीर अभी भी काफ़ी लंबे समय के बाद मिला था। इसके अलावा सौराष्ट्र, जो जिसका पुराना नाम सौराष्ट्र है और वर्तमान में इसे गुजरात के नाम से जानते हैं, और हैदराबाद, ये इसका एक महत्वपूर्ण इतिहास रच दिया इसने। तो बलपूर्वक इसे बाद में मिलाया गया था अपने राज्य में, क्योंकि वहाँ की जो प्रजा थी वो इस जो राजा था वहाँ का, शायद निजाम, उससे दुखी थी। तो फिर बलपूर्वक नहीं कहेंगे कि जनता के मत के आधार पर इसे भारत में मिला लिया गया। राजस्थान, मेवाड़, अजमेर, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश, भूटान, त्रिपुरा, ये सब इनका जो रियासतें थी कुछ स्वतंत्र रूप से थी, तो इन्हें बाद में वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों द्वारा इसे सम्मिलित कर लिया गया। इसके बाद ये देखिए, इस समय 1945 तक आते आते इसका कुछ स्वरूप बदल गया, जैसे कि बहुत से अलग अलग से जैसे राज्य अलग हुए थे भाषा के आधार पर। इसके बाद भिन्न प्रकार के परिवर्तन आए राज्यों की सीमाओं में, तो कुछ इस प्रकार भारत का जो नक्शा था वे बदलता चला गया। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल, ये सब जो राज्य थे ये अस्तित्व में उभर कर आने लग गए। महानदी के पानी को रोकने के लिए बनाया गया पुल स्वतंत्र भारत में पुल और बांध विकास का प्रतीक बन गए थे। बांध और पुल स्वतंत्र भारत का एक प्रतीक बन गए थे, जैसे खुले आकाश में एक स्वतंत्रता के रूप में बहते हुए, तो ये एक स्वतंत्रता का एक प्रतीक माना जाने लग गया था। राज्य सरकार से ही संबंधित होता है। अब देखिए, विकास की योजना बनाना, भारत के भारतीयों को गरीबी से मुक्त कराने और आधुनिक तकनीकी एवं औद्योगिक आधार निर्मित करना नए भारत पर एक बड़ा लक्ष्य था। 1950 में सरकार ने आर्थिक विकास के लिए नीतियाँ बनाने और उनको लागू करने के लिए एक आयोजन का गठन किया। इसके बारे में ज़्यादातर सहमति थी कि भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था के रास्ते पर चले। यहाँ राज्य और नीति क्षेत्र दोनों ही उत्पादन बढ़ाने और रोजगार पैदा करने में महत्वपूर्ण और परस्पर भूमिका अदा करेंगे, और साथ ही साथ जो क्षेत्र की क्या क्या भूमिका रहेगी उस पर भी विकास योजना पर अधिक बल दिया गया, ध्यानपूर्वक उस पर कार्य किया गया। अर्थात कौन से उद्योग सरकार द्वारा और कौन से उद्योग बाजार द्वारा यानी निजी उद्योगपतियों द्वारा चलाए जाएंगे, भिन्न क्षेत्रों और राज्यों के बीच किस तरह का संतुलन बनाया जाए,
इन सब को परिभाषित करना योजना आयोग का काम था। क्या हुआ अब विकास के लिए? अब जब संविधान ने पूरे भारत संविधान सभा में पूरे भारत के राज्यों के निर्माण के लिए और भारत की सफलताओं के लिए भिन्न प्रकार के संविधान की रचनाएं हुई। उसके साथ ही साथ अब इस प्रकार किया जाने लग गया कि विकास किस प्रकार होगा। भारत, आज़ाद भारत जो अभी अभी नवजात भारत था, उसका जो विकास होगी वो किस पर आधारित होगी, वो भी जो सामाजिक विकास होगा। तो बहुत से लोगों का ये मानना था, सबसे प्रथम इस विकास में अर्थव्यवस्था बहुत अधिक इनका अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रहता है अर्थव्यवस्था का। तो बहुत से अर्थव्यवस्थाएं, एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था और एक मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो भारत ने ना पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपनाई ना समाजवादी। भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अधिक अपनाना उचित समझा और साथ ही साथ कुछ उद्योग उनका निजीकरण कर दिया गया और कुछ ऐसे उद्योग जो सरकार द्वारा चलाए जाते थे और सरकार की पूरी जिम्मेदारी रहती थी। कुछ इस प्रकार के विकास के लिए कुछ कदम उठाए गए और साथ ही साथ बाजार की जो व्यवस्थाएं थी उन सब का कुछ का निजीकरण किया गया और कुछ को उद्योगपति द्वारा चलाने पर बल दिया गया और साथ ही साथ भिन्न क्षेत्रों और राज्यों के बीच किस तरह संतुलन बनाया जाए, इन सबको विकास की जो नई नई योजनाएं थी इन सब पर विशेष बल प्रदान किया जा रहा था। 1956 में दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार हो गई। इस योजना में इस्पात जैसे दूसरे उद्योगों और विशाल बाद परियोजनाओं पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया। ये कम कार्य था वे सरकारी नियंत्रण के अंतर्गत रखे गए। भारी उद्योग पर जोर और अर्थव्यवस्था की राज्य स्वतंत्रता की कोशिशें अगले कुछ दशकों तथा आर्थिक नीति को प्रभावित करती रही। इस पद्धति के बहुत सारे समर्थक थे जो कुछ मुखर विरोधी भी थे। कुछ लोगों को लगता था कि इस प्रणाली में खेती पर पर्याप्त जोर नहीं दिया जा रहा है। बात आई पंचवर्षीय योजना की, तो आरंभ में जो लगातार 3 जो पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी। पंचवर्षीय योजना होती क्या है? 5 वर्ष तक जो योजना किसी एक विषय पर, किसी एक मुद्दे पर बनाई जाती है तो 5 वर्ष तक उसी मुद्दे पर कार्य किया जाता है। ये होती है पंचवर्षीय योजना। तो सर्वप्रथम जब अभी नवजात भारत था तो उसको मद्देनज़र रखते हुए सबसे पहले जो पंचवर्षीय योजना थी, कुछ ने ऐसा जो नए नए विद्वान थे जो इस राजनीतिक संगठन से जुड़े हुए थे, उनका विचार था कि प्रथम पंचवर्षीय योजना इस्पात पर बल दिया जाए और दूसरे पंचवर्षीय योजना में उद्योग पर, और फिर इसी प्रकार आगे चलकर भिन्न भिन्न प्रकार आवश्यकता अनुसार, भारतीय आवश्यकता के अनुसार उनकी जो पंचवर्षीय योजना थी वे बदलती रही। तो इसी में अब बांध और जो नदियां हैं इन सब पर अधिक जोर दिया जाने लग गया। इनको सुरक्षित रखा जाने, किस लिए? बिजली निर्माण के लिए इन सब की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इनका प्रयोग इनके माध्यम से ही होता है। देखिए, एक बांध का दृश्य दिया गया है। गांधी सागर बांध पर चल रहा काम। मध्य प्रदेश स्थित चंबल नदी पर बनाए गए 4
बांधों में से यह पहला था। इसका निर्माण 1960 में पूरा हुआ। तो 1960 में इसका निर्माण पूर्ण हुआ। पंचवर्षीय योजना के बारे में जो जवाहरलाल नेहरू थे उनके कुछ विचार थे। 22 दिसंबर 1952 में उन्होंने लिखा था कि उनका जो भी उद्देश्य है वे सर्वप्रथम किसकी निगरानी में रखकर पंचवर्षीय योजना बनाई जा रही है। अभी जो नव भारत जो अभी विकास की प्रगति का एक कदम भी नहीं चल सका है उसके लिए। तो उन्होंने बहुत से जनता के प्रति वे काफ़ी उत्साहित थे और इसी प्रकार वे सहयोग भी प्रदान करना भिन्न प्रकार से अपने पूर्ण रूप से सहयोग से भारत का विकास करना चाहते थे। और साथ ही साथ जो साझेदारी में उत्साह था और जो अपने अलग अलग उद्देश्य के लिए वे सहयात्री जैसा एहसास करना चाहते थे। भारत की जो विकास यात्रा थी उसके साथ। और इन्होंने जो आर्थिक सांख्यिकी विशेष की और ऐसे दूसरे गणनाओं पर आधारित इनका आंकड़ा और संख्या थी। और साथ ही साथ जीवन का उच्छावज तो कहीं और था, लेकिन मुख्य उद्देश्य ये था कि भारतीय विकास की प्रगति पर चले। भलाई इस्पात संयंत्र जवाहरलाल नेहरू भलाई स्थापित जो कारखाने की स्थापना 1959 में तत्कालीन सोवियत संघ की सहायता से की गई थी। छत्तीसगढ़ के पीछे ग्रामीण इलाके में स्थित यह कारखाना आधुनिक भारत के विकास का एक महत्वपूर्ण प्रतीक बन गया था। कुछ लोगों का कहना था कि प्राथमिक विकास की उपेक्षा हो रही है। अलग अलग विद्वान थे और इसके अलावा कुछ उसके समर्थक थे तो कुछ विरोधक भी थे। तो उनका क्या मानना था कि जो प्राथमिक शिक्षा की उपेक्षा हो रही है। कुछ व्यक्तियों का ऐसा मानना था। कुछ अन्य लोगों का मानना था कि आर्थिक नीति के कारण पर्यावरण पर पड़ रहे प्रभाव पर उचित ध्यान नहीं दिया गया है। महात्मा गांधी के अनुयायी मीरा बहन ने 1949 में लिखा था, विज्ञान और मशीनरी के द्वारा उसे कुछ और समय तक भारी फायदा हो सकता है, लेकिन आखिरकार तबाही ही मिलेगी। हमें कुदरत के संतुलन का अध्ययन कर उनके नियमों के हिसाब से अपनी ज़िंदगी चलानी चाहिए, तभी हम स्वस्थ और नैतिक रूप से सभ्य प्रजाति के रूप में जीवित रहेंगे। तो ये किसका कहना था? मीरा बहन थी, एक महिला थी, उनका कहना था कि जो सामाजिक विकास हो रहा है उसे मशीनरी और साथ ही साथ विज्ञान इन सबको ध्यान में रखना चाहिए, जिससे कि संतुलन कुदरत के बीच बना रहे, जो प्रकृति है उनके बीच बना रहे। और ये एक स्वतंत्र विदेशी नीति की चाह। तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें मैं इसे शॉर्ट में ये बताना चाहती हूँ। इसमें देखिए, पहले ये पढ़ लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र में जवाहरलाल नेहरू और कृष्णा मेनन ने 1952 से 1962 के बीच संयुक्त राष्ट्र में भारत प्रतिनिधि मंडलों का नेतृत्व किया और गुटनिरपेक्ष की नीति के पक्ष में आवाज़ उठाई। तो क्या है, प्रारंभ में जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ और दूसरा विश्व युद्ध जब आरंभ होने वाला था, तो उसमें भिन्न भिन्न जो देश हैं
उनकी एक अलग अलग महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो हुआ क्या, जो द्वितीय विश्व युद्ध में देश शामिल हो रहे थे उन सब में ये जो देश थे, कुछ देश थे, वे द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल नहीं होना चाहते थे, क्योंकि पहला विश्व युद्ध इतना भयंकर था कि पूछिए मत, कि जापान की कितनी बुरी हालत हो गई थी, उस पर कितने भयंकर भयंकर बम गिराए गए थे। प्रथम विश्व में युद्ध हुआ था या दूसरे में? चलिए ठीक है, आप बताइएगा कमेंट करके। तो कहने का मतलब जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था उसमें जो देश शामिल नहीं होना चाहते थे उन्होंने एक गुट निरपेक्ष की नीति अपनाई। इसमें वे सभी देश सम्मिलित थे जो द्वितीय विश्व युद्ध में भाग नहीं लेना चाहते थे। और साथ ही साथ क्या था ये जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल नहीं हुए वे गुट निरपेक्ष की नीति अपनाना चाहते थे। लेकिन गुट निरपेक्ष की नीति का मतलब ये नहीं था कि वे जो राज्य हैं वे पूर्ण रूप से तटस्थ हो जाएंगे। तटस्थ होने का मतलब कि एकदम वे ना ही इधर रहेंगे ना ही उधर रहेंगे और वे कुछ नहीं कहेंगे, मतलब आवश्यकता पड़ने पर वे अपने देश के प्रति जो कार्यवाही करना चाहते हैं या जो उचित समझना चाहते हैं वे कर सकते हैं। उसी क्रम में जो जवाहरलाल नेहरू थे वे भिन्न प्रकार के जो राष्ट्र के नेता थे उन सब से मिले और उन सब से उनकी वार्तालाएं हुई और इसमें बहुत से देश सम्मिलित थे। सिर्फ भारत ही नहीं, इसके साथ ही साथ बहुत ही देश जैसे यूगोस्लाविया हो गया, ये सब हो गया, तो ये सब गुटनिरपेक्ष के ही सदस्य थे। बांडुंग इंडोनेशिया में एशिया और अफ्रीका के नेताओं की बैठक 1955 में, ये देखिए ये सम्मेलन है, ये वहीं का एक दृश्य है। इस प्रकार सम्मेलन में 29 से ज़्यादा नव स्वाधीन देश के प्रतिनिधियों ने इस बात पर चर्चा की थी कि अफ्रीका एशिया के देश उपनिवेशवाद और पश्चिमी प्रभुत्व के विरुद्ध अपने प्रयास किस तरह जारी रख सकते हैं। जो आरंभ में अभी कितने हुए थे, हाल ही में जो नव स्वाधीनता अर्थात जिन्होंने अभी अभी स्वतंत्रता अपनी प्राप्त करी थी, अपने अपने स्वाधीन हुए थे, वो थे 29 ऐसे देश थे जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र अभी अभी हुए थे। तो उसमें देखिए इंडोनेशिया भी था, एशिया भी था, अफ्रीका भी था, भारत भी था, यूगोस्लाविया भी था। तो ये सब जो देश थे ये गुटनिरपेक्ष की नीति के द्वारा अपने राज्यों की, अपने राष्ट्रों की रक्षा करी। तो इस प्रकार ये जो चैप्टर हमने अच्छा नहीं, अभी आगे भी है। राष्ट्र के 60 वर्ष के बाद 15 अगस्त 2007 में हमने एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपनी 60वीं वर्षगांठ मनाई थी। इस दौरान हमारे देश का प्रदर्शन कैसे रहा, संविधान में तय किया गया कि आदर्शों को हम किस हद तक साकार कर पाएं। भारत अभी भी एक नए और लोकतांत्रिक राह पर चल रहा था। ये जो वर्ग करने लायक उपलब्ध हैं। बहुत सारे विदेशी प्रेक्षकों का मानना था कि भारत एक देश के रूप में ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाएगा। उन्हें लगता था कि भारत का प्रत्येक क्षेत्र या भाषाई समूह अपने अलग अलग राष्ट्रों की मांग करेगा और साथ ही साथ इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। कुछ विशेषज्ञों को लगता था कि भारत सैनिक शासन के कब्जे में आ जाएगा, परंतु ये सारी आकांक्षाएं निर्मूल साबित हुई और साथ ही साथ आज़ादी से अब तक 13 आम चुनाव हो चुके हैं। 2007 तक की बात करी है ये, और राज्यों और स्थानीय निकायों के लिए सैकड़ों चुनाव हो चुके हैं। हमारे यहाँ स्वतंत्र प्रेस है, प्रेस जो समाचार पत्रों को प्रकाशित करती है, और एक स्वतंत्र न्यायालय है। इसके अलावा यहाँ के लोग भाषाई विविधता और धार्मिक विविधता भी राष्ट्र एकता की राय में रुकावट नहीं बन पाई।
तो आज़ाद भारत के 60वें वर्ष के बात करी है कि जब आज़ाद हुआ भारत, उसके 60 वर्ष पश्चात 2007 तक की बात करी है कि भिन्न भिन्न जो आरंभ में जब भारत हमारा आज़ाद हुआ था, तो भिन्न भिन्न जो विद्वान थे और जो भिन्न भिन्न प्रकार के जो राष्ट्र के नेतागण थे, उनका मानना था कि भारत पूर्ण रूप से अच्छी तरीके से नहीं चल सकेगा जैसे अन्य राष्ट्र चलते हैं। उनका मानना था, कोई कहता है कि उनमें सैनिक अक्षमता थी, कोई मानना है विभिन्नताओं के कारण उनमें जो आपसी में असंतोष होगा जिसके कारण उनमें फूट पड़ेगी, और भिन्न भिन्न प्रकार के जो नेता थे, जो इतिहासविद थे, उनका अलग अलग विचार था। परंतु दूसरी ओर यह भी सच है कि आज भी हमारे देश में गहरे भेदभाव हैं। संवैधानिक गारंटियों के बावजूद अछूत समुदाय या जिन्हें अब दलित कहा जाता है, भारत भी हिंसा और भेदभाव से जूझ रहा है। ये पूर्ण रूप से समाप्त तो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, वास्तव में कुछ रूप में ये देखने को मिलता है। आज भी हिंसा और भेदभाव से जूझ रहा है। ग्रामीण भारत के बहुत सारे भागों में अभी भी वे साझा जल स्रोत, मंदिर, मैदान और अन्य सार्वजनिक स्थानों का इस्तेमाल नहीं करते। अनेक ऐसे स्थल हैं जो जैसे कि जलाशय हो गया, जलाशय का कोई स्रोत हो गया, जैसे कुआं हो गया, तालाब हो गया, अभी भी ऐसा देखने को मिलता है कि अगर उसे निम्न जाति छुएगी तो उसे सवर्णवाद वर्ग की जो जातियां हैं उसे स्पर्श नहीं करती। हालांकि ये बहुत अधिक नहीं है, किंतु फिर भी अधिकांश जगह देखने को मिलता है। तो ये वही बात कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार मंदिरों की भी बात करी गई है। संविधान में दिए गए धर्मनिरपेक्ष आदर्शों के बावजूद हमें बहुत सारे राज्यों में भिन्न धार्मिक समूहों के बीच कई बार टकराव हो चुका है, और सबसे परेशानी की बात यह है कि इस बीच अमीर और गरीब का फासला लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत के कुछ भागों और कुछ समूहों को आर्थिक विकास से काफ़ी फ़ायदा हुआ। वे आलीशान घरों में रहते हैं, महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, अपने बच्चों को महंगे निजी स्कूल में भेजते हैं और विदेशों में छुट्टियों पर बेहिसाब पैसा उड़ाते हैं। दूसरी ओर बहुत सारे लोग आज भी गरीबी की रेखा से नीचे हैं, और साथ ही साथ शहरी झुग्गियों एवं बंजर देहात में रहने वाले ऐसे बहुत सारे लोग अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते। और साथ ही साथ भारतीय संविधान कानून की नज़र में सबको बराबर मानता है, लेकिन असली ज़िंदगी में कुछ भारतीय औरों के मुकाबले ज़्यादा बराबर है। स्वतंत्रता के समय तय की गई कसौटियों के हिसाब से देखें तो भारतीय गणतंत्र बहुत बड़ी सफलता का दावा नहीं कर सकता, लेकिन यह भी सच है कि वह विफल नहीं हुआ। तो कुछ प्लस पॉइंट भी है तो कुछ नेगेटिव पॉइंट भी है। देखिए, ये जो झुग्गियां हैं उसका कुछ एक दृश्य दे रखा है। फ़िलहाल के लिए इसमें भी इतना ही। अब हमारा एक नई क्लास का नया चैप्टर शुरू होगा, तो अब हम मिलेंगे अपने अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।